बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आप सुन रहे हैं पावर रेडियो एफएम 99 और आसिफ कंसल्टिंग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस नाम के साथ, इस ब्रांड के साथ, इस गुफ्तगू के साथ, क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था ये एक सिलसिला है, सिलसिले की एक कड़ी, जो कि आज दूसरा एपिसोड लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मेरा नाम ज़िशान नासिर है और हमारे साथ मौजूद हैं द चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आसिफ कंसल्टिंग, जनाब आसिफ साहब। सर, वेलकम टू द स्टूडियो वंस अगेन। एक बार फिर से आपको स्टूडियोज़ में मौजूद पाके आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले तो मिजाज बखैर आपके सर? जी अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइएगा, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बिफोर दैट कि मैं सर से सवालात का जो सिलसिला है वो शुरू करूँ, आप किस तरह प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं मैं आपको नंबर बता देता हूँ। 051-280-1190। एक और नंबर भी है 051-280-1191। और अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं तो 0311-850-6545। और लास्ट टाइम भी जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो मैंने यही कहा था कि हमारी कोशिश ये है कि हमारा नौजवान कुछ भी अगर करना चाह रहा है तो एक प्रॉपर चैनलाइज एक वे में करे, एक मेथड के साथ करे। तो उसी सिलसिले को मैं भी समझ रहा हूँ, सर की एक्सपर्टीज़ इसमें है, तो हम सर की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं। सर, सबसे पहले आज मेरा सवाल ये है, जब भी हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने बाहर जाना होता है तो वो एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, चाहे अभी नौजवानी में हो या थोड़ा बहुत पैसा हो, इन्वेस्ट करके जा रहा हो, कि यार मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। सर, ये इमिग्रेशन है क्या? व्हाट इज़ इमिग्रेशन? ज़रा हमें बताइएगा। इमिग्रेशन को आसान अल्फाज में तो मैं ही कहूँगा कि हिजरत करने को कहते हैं। मतलब पहले ज़मानों में लोग और टाइप्स की होती थी। आजकल इमिग्रेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली एक रिक्वायर्ड लिस्ट बनाती हैं, जिसको हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट ले देते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशंस जिनकी दूसरी कंट्री में डिमांड है और उनकी आबादी कम है, उनको प्रोफेशनल्स बंदे चाहिए, उनके लिए उन्होंने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो बंदों को इमिग्रेशन के अंदर लेके हम लोगों के, चूँकि इमिग्रेशन बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी का एक नाम है। लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप कहते हैं यार मैं 2 करोड़ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कनाडा नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन एक बंदा कहता है यार मैंने एमबीए किया था, मैं आई एम अंडर, मतलब एक सूटेबल एज के अंडर हूँ, अच्छा बैंड लिया भाई, मेरा तो 7-8 लाख खर्चा है, मैं तो चला गया हूँ। ठीक है, मतलब ये आपको मैक्सिमम खर्चा बता रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से इसमें होगा। तो यार ये इस तरह करके ये इमिग्रेशंस के रूट को वो लोग इजीली आपको पीआरक्यू देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए आपके एक्सपीरियंस बाकी बहुत सी चीज़ें को मॉनिटर करते हैं। देन वो आपको, जो कि एक ऐसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से पीआर लेना, ऐसा वीज़ा लेना जिसके बाद 4 साल के बाद आपको उनका पासपोर्ट मिल जाए, वो बड़ा टफ होता है। लेकिन दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, बट उनके सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको हमने फुलफिल करना होता है कि हाउ वी कैन गेट इमिग्रेशन वीज़ा फ्रॉम देम। ओके, अच्छा सर, कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा है इसमें? मतलब जो ममालिक इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं, विज़िट वीज़ाज़ की समझ में आती है, चलें आप जा रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आप होटल जो है अकोमोडेट करेंगे, आप खाना पीना खर्चा शॉपिंग, उनको एक फ़ायदा होगा। इमिग्रेशन जो है सर, वो मुल्कों को क्या फ़ायदा, वो क्यों ऑफ़र करते हैं? ये बड़ी ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इन कंट्रीज़ की। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कनाडा, आपको कनाडा की आपको पीआर मिल चुकी है, अब वहाँ पे सबसे जो बड़ा इशू आपको फेस होगा ना, वो वहाँ पे घर होगा। आप समझोगे कि एवरेज बंदे की $6,000 वहाँ पे इनकम है, तो वो कहता है यार इसमें से मैं $2,000-2,500 तो मैं यार ये रेंट दे रहा हूँ ना, और ये मुझे इसका फ़ायदा को नहीं। अब वो लोग क्या करते हैं, ये मैं एक जो उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले आपको वो मैं बता रहा हूँ। वो जो इमिग्रेंट्स है जब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक प्रॉपर जॉब करेंगे, जब वो जॉब करेंगे उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे, उस जॉब के अगेंस्ट वो बैंक से जाके मॉर्गेज लेंगे। ठीक है। कि यार ये मुझे 10 ईयर्स का प्लान कर दो, 20 ईयर्स का प्लान कर दो, एटलीस्ट चलो मेरा घर तो बन जाए। अब वो जो 10 या 20 ईयर्स आपको अपनी प्रॉपर इनकम शो करवानी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे और उनकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कमाएंगी। ये तो एक उनका आ गया, मतलब 20 साल लगातार बिजनेस मॉड्यूल हो गया। आपने देना ही देना है टैक्स। सेकंड, उसके अंदर क्या ऑप्शन है? देखो उनकी, हम लोग दुनिया में जो ड्रग पीआर ऑफर कर रही हैं वो 3 कंट्रीज़ हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का बाद में मैं डिस्कस करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नक्शों के साथ आप देखें तो दुनिया के कोई 5 बड़े ममालिक में पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 10 से 12% कम है। कि मतलब अगर उनकी कोई 2.5 लाख की आबादी होगी और तकरीबन कनाडा की भी इतनी ही होगी। अब इन 2 कंट्रीज़ का इनके अपने जो इशू क्या है इनके साथ,
चूँकि ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं, कनाडा के साथ बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया एक अकेला कंट्री है, इसके नेबर्स में न्यूजीलैंड है जिसमें कोई इतनी खास इनकम नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। लोगों का पर्पस क्या होता है, वहाँ पर जाएं, उनके पास कोई ना कोई स्किल होगी, इंजीनियर होगा, टीचर होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, कोई भी ट्रेड वर्क है, वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाके पासपोर्ट लेगा, वो पासपोर्ट उठा के वो यूरोप या गल्फ कंट्रीज़ या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आ जाएगा। तो वो से जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है माइट भी उसे 2 से 3 गुना ज़्यादा पे भी उसको ऑफर हो जाए, वो अपनी कंट्री से के भी नज़दीक हो जाता है, और ये इजीएस्ट वे है कि कम पैसों में आप 4 साल के अंदर पासपोर्ट ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ आपको पासपोर्ट दे रही हैं, जैसे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, कुछ ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक और कंट्रीज़ हैं, कुछ पासपोर्ट ऑफर कर रही हैं बाय डोनेशंस। आप 3-4 करोड़ दे के आप उनसे पासपोर्ट लेते हो, बट आप वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ आप रह नहीं सकते, और आपको उसके उस पासपोर्ट के ऊपर आपको शेंजन कंट्रीज़, अमेरिका अलाउ नहीं करता, या यूके कुछ कंट्रीज़ को अलाउ करता है, वो आपको 6 मंथ्स ऊपर रहने भी नहीं देते। एंड इफ़ यू वांट टू डू अ वर्क ओवर देयर, यू विल अगेन नीड अ वर्क परमिट फ्रॉम देयर। तो वो टफ हो जाता है, और ईजीएस्ट वे आप जाओ, अपनी जवानी के 4 साल में वहाँ पे जाओ, पैसा कमाओ, पासपोर्ट लो, वापस आओ। वही आपको गल्फ कंट्रीज़ में, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि लोगों ने पासपोर्ट लिया, और ऑस्ट्रेलिया में अगर दे आर टेकिंग $6,000 और $8,000 सैलरी थी, वापस गल्फ में आया तो उनको तकरीबन $15,000 to $20,000 उनको ऑफर होगी ये सैलरी। अच्छा जी, अमेजिंग। अच्छा सर, जैसे अमूमी तौर पर होता है कि स्टडी वीज़ाज़ पे लोग जाते हैं और फिर उनकी कहीं ना कहीं कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि जो 90% लोग इवन जो एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं, कहीं ना कहीं बैक एंड पे उनके ये होता है कि कुछ ऐसा वहाँ पे हमारे साथ हो जाए, चाहे स्टडी वीज़ा पे भी जा रहे हो, कि यार हम रह जाएं यहाँ पे, पीआर मिल जाए हमें, या हम वर्क परमिट हमें यहाँ पे मिल जाए। तो क्या जो लोग इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं उनके पास भी चांस होता है कि वो वहाँ की पीआर अप्लाई कर सकें या फिर फाइनली ले सकें, और अगर है तो फिर उसका प्रोसेस क्या होता है सर? ये ना काफ़ी ज़्यादा फैमिली सेटलमेंट, पीआर, फैमिली इमिग्रेशन, ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इनका एट द एंड ऑफ द डे इनका एक ही काम होता है। मतलब वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में जो हमारी फील्ड है, हम उसको पीआर बोलते हैं, उसके एब्रिविएशन को हम लेके आते हैं। तो क्या डू यू हैव ऑस्ट्रेलियन पीआर और कैनेडियन पीआर? तो ये हमारा सबसे पहले होता है। या आप क्या देख रहे हो, पीआर और टीआर, वट आप किस चीज़ को सीख कर रहे हो? अब जो पीआर होल्डर होता है ना, उसके पास वो तमाम राइट्स होते हैं जो कि वहाँ के सिटीजन्स के पास होते हैं। वो वहाँ पे बिजनेस कर सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है, वहाँ पे पढ़ सकता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। वो कुछ भी ना करे तो उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। अच्छा। मतलब अपना खुद कमाए, जो जिससे अपना सर्वाइवल उसका जैसे मर्जी हो, उनकी गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है। और ये टॉप ऑफ द लाइन वीज़ा होता है, इससे ऊपर वीज़ा कोई नहीं होता। इसमें 4 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट जो है एक छोटा सा सिटीजनशिप टेस्ट लेती है, और उसके बाद वो आपको सिटीजनशिप ऑफर कर देते हैं। ओके। ठीक है। तो बाकी जो स्टडी वाला रूट होता है, या वर्क परमिट या विजिट वीज़ा, वो उनको कहीं ना कहीं से पहले पीआर ही लेनी पड़ती है, वेदर थ्रू वर्क परमिट, थ्रू वो अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू जाते हैं, या जैसे भी जाते हैं, तो उनको पहले लेनी पीआर ही पड़ती है, और फिर आगे उनको वो पासपोर्ट की तरफ रूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सामीन, आप नंबर एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए, 0512801190। मैं तो सर से सवालात कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपकी कन्फ्यूजन हो, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई सवाल है, वीज़ा के हवाले से है, इमिग्रेशन के हवाले से, कोई भी ऐसा सवाल जो कि कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, तो सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर की मौजूदगी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। 0512801190 और 0512801191 ये राब्ते का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप करना चाहें, व्हाट्सएप पे हमें कॉल करना चाहें इनफैक्ट, तो 0311-850-6545। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कंट्रीज़ को तो जो फ़ायदा है वो तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ पे थ्रू इमिग्रेशन जो है स्किल्ड लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो इंडिविजुअल फ़ायदा है वो हमें ये समझ में आ गया कि जो लोग यहाँ से इमिग्रेट होना चाहते हैं, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, इट्स वाइस वर्सा। लेकिन क्या इसकी कोई स्पेशल कोटा होता है, कोई नंबरिंग होती है हर मुल्क की, कि यार हमने इतने ही लोग इमिग्रेंट्स के तौर पे या इमिग्रेशन के तौर पर हमने लेने हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है? वो किस बेस के ऊपर डाटा रखते हैं अपने पास? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि 2 किस्म के इनके पास डाटा मौजूद होता है। एक तो ये होता है कि ईच ईयर उनके कितने बंदे रिटायर्ड हो रहे हैं,
और कितनी ज़्यादा इस फील्ड से मतलब कितने हमारे प्रमोट होंगे और इस फील्ड में हमें और कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे। एक तो ये डाटा होता है, दूसरा बहुत से लोग मुल्क छोड़ रहे होते हैं, मतलब उनके पासपोर्ट आ गया, वो चले गए, वो सीट्स तो खाली हो गई हैं। थर्डली अब ये लोग अपने मुल्क को आबाद करना चाहते हैं, वहाँ ये मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ की ये ख्वाहिश है कि हम अपना एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। ऑलरेडी वो नंबर 1 पे है, लेकिन उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई है। तो उस हर इलाके के अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड्स निकलती हैं, जिसको हम रीजनल एरियाज़ बोलते हैं। रीजनल एरियाज़ होते हैं, स्टेट होती है, मतलब उनकी डिफरेंट सूबे हैं, उनकी डिमांड्स निकलती है। तो ऑल टुगेदर मिला के वो ईच ईयर वाकई एक नंबर निकालते हैं, इस साल हमें इतने बंदे चाहिए, और फिर वो हर ऑक्यूपेशन का कोटा रखते हैं कि इस ऑक्यूपेशन में हमें इतने इतने बंदे चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है यहाँ से लोगों की इमिग्रेशन करवाते हैं, या लोगों को सजेस्ट करते हैं कि यार आपका ऑक्यूपेशन तो ये बनता है, लेकिन आपको अपनी जेडीज इस तरह करवानी पड़ेंगी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं एक्सपीरियंस लेटर के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सिंस यू आर वर्किंग इन दिस स्पेसिफिक पराया, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि जब लोग आपके पास आते हैं, एक इट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ऑफर कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है और कनाडा कर रहा है, तो मेरा ख्याल से ज़्यादा तादाद में, अब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे सरप्राइज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा तादाद कनाडा की इमिग्रेशन के लिए लोगों की आती होगी आपके पास, ऐसा है या नहीं? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा, अगर कोई आपके पास इमिग्रेशन के लिए आना चाहे, लाइक प्रोसेस, फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, पैसों की रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री की क्या है, या ये वेरी करता है कंट्रीज़ टू कंट्रीज़? एक्चुअल में ना हमारे यहाँ कनाडा की जो इमिग्रेशन है ना, वो देखने में बहुत इजी है। फॉर बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे लिए बहुत इजी है, आपको हर बंदे को बता देना, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो। मैं इसके इजी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा, किसी भी बंदे ने अगर 33% मार्क्स ले लिए हैं प्री मेडिकल एफएससी में, तो वो यार वो एलिजिबल है ना, पास कर गया, उसको अब एमबीबीएस में दाखिला मिलना चाहिए। ट्रू। लेकिन उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ ने रख दिया, क्या नहीं, आपके तो भाई 94% तक आप लेके आओगे तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एज इट इज़ इमिग्रेशन का जो हम लोगों को बताते हैं ना, हम सिर्फ नॉर्मली यूजुअली इस तरह होता है कि एक साइड बता रहे होते हैं, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बताते, हम लोग सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कि मैं ही कंसल्टेंट हूँ और मुझे ही पता है, बाकी तो 8 अरब आवाम को तो कुछ भी नहीं पता। अब उन्होंने अगर लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा का किस तरह, वो कहते हैं जी हम लोग नॉर्मली ऐड क्या लगा रहे हैं, जी तुसी 4 बैंड ले लो, कैनेडा तो पागल हो गया, इमिग्रेशन दे रहा है, बस तुसी आ जाओ। अगर ये इतना मतलब दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उसको कुछ भी नहीं पता कि यार हमारा कितना बड़ा लूप होल है इमिग्रेशन के अंदर। तो उनके आगे से अगर 4 बैंड के साथ कह रहे हैं आपको, तो उनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। डू यू हैव ब्लड रिलेशन ओवर देयर, डिड यू स्टडी फ्रॉम देयर, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, और क्या आपके पास डू यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम देयर। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, और कैनेडियन इमिग्रेशन में कंसल्टेंट का कोई इतना टफ काम नहीं होता। ठीक है, वो तो कंसल्टेंट क्या फाइल डाल देता है, कहता है बैठे रहो जी, ड्रा में रन आ गया, तो अगर मैं ड्रा तो नहीं ना रन करता, वो तो उनकी गवर्नमेंट। अब मैंने तो क्लाइंट से अपनी कंसल्टेंसी फी चार्ज कर ली, लेकिन ऑन द अदर साइड जो मेरा क्लाइंट है वो बेचारा सुमित में बैठा नहीं, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, जब 2 साल बाद पता लगता है जी, कंसल्टेंट कहता है जी आपका तो टाइम गुजर गया, अब दोबारा पैसे दो। तो वो एक क्योंकि हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, हम लोग नहीं चाह रहे होते कि यार अच्छा स्कोर कर लें आइल्स में, डिग्री को देख लें। तो उस वजह से कैनेडियन इमिग्रेशन का लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर में भेजे कितने हैं आपने, दिस इज़ द थिंग। कनाडा का जो वर्क परमिट की रेशो है, नो यूजली इट इज़ अराउंड 1% पाकिस्तान में अप्रूवल रेशो। अच्छा। और वो भी उन ऑक्यूपेशंस में, या तो आपके पास वहाँ से कोई आपका अपना बिजनेस हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो तो आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, या कोई आईटी या कोई ऐसी फील्ड हो जिसकी वहाँ पे वाकई बहुत शॉर्टेज है। जैसे यहाँ पे हमें लाइब्रेरियन का मिल गया है, कैशियर का मिल गया है, अकाउंट असिस्टेंट का मिल गया है, हमें जी बुक कीपिंग का मिल गया, उसके ऊपर कभी भी नहीं लगते वीज़ास। ठीक है, और वो बस एक आपको ऊपर लिख देते हैं। वो एक दफ़ा I'm a कंसल्टेंट, मुझे एक बंदे ने कहा जी ये वर्क परमिट्स हैं हमारे पास, आप हमें क्लाइंट्स दें, हम आपको ना दे देते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मुझे कोई दिखाओ, अल्लाह भाई अप्रूव्ड है। अच्छा मुझे भेज दो, उसने मुझे भेजा, मैंने विदिन 5 to 10 seconds आई टोल्ड हिम यार ये फेक है ना। कहता वो यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम कोई जादू का इल्म है तुम्हारे पास, ये वो बंदा भड़क पड़ा। मैंने कहा देखो यार, कनाडा में ना मैटर तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है
मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैट्रिक। तो कनाडा में मैट्रिक नहीं होती, वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा होता है। अगर आप हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हो तो किसी वजह से बनाओ। तो वो इस तरह करके आप फीस ले ली, डाल दिया, केस नहीं हुआ तो कुछ नहीं जी मारा, आप 2 लाख काट लिया, 5 लाख काट लिया। तो इस तरह करके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो कैनेडियन इमिग्रेशन करनी आसान होती है, बस प्रोफाइल बना दी, बट दैट्स ऑल। इन कंपेयर ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन बहुत टफ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कुछ मतलब यू कैन से अराउंड 40 या 40+ उनकी बॉडीज हैं जो कि आपको उनका सर्टन क्राइटेरिया रिक्रूट करती हैं। यस, वो पहले चेक करती हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस, समटाइम्स कुछ में वो आइल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है असेसिंग अथॉरिटीज़ की। पहले वो आपकी सारी चीज़ें देखेंगी, उनका काफ़ी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अगेंस्ट वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि इधर यू आर एलिजिबल और नॉट। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल तो आपकी असेसमेंट रिपोर्ट वो नेगेटिव आ जाती है, या हम रीअसेस करवा सकते हैं या दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। तो असेसमेंट रिपोर्ट के बिहाफ पे फिर आप आगे अपना स्कोर क्लेम करोगे और फिर आप आगे जो है वो अपनी इमिग्रेशन के प्रोसेस को बढ़ा सकोगे। इन कनाडा कोई असेसमेंट नहीं होती, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी होती है और कुछ भी नहीं होता। होती इक्विवेलेंट है तो आपकी जेन्युइन डिग्री है तो वैसी इक्विवेलेंसी उसने दे देनी है। तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन बहुत टफ होती है, तो नॉर्मली लोग इसको फिर करते नहीं हैं क्योंकि वो डेली बेसिस पे न्यू अपडेट्स दे रहे होते हैं। अब हम ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो उसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करवाना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, अमूमी तौर पर जो हमने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है कि जब भी इमिग्रेशन की या वीज़ा की बात होती है, इवन मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि टूरिस्ट वीज़ा की भी बात हो तो अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि यार 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ भी ला लो, लेकिन वीज़ा आएगा देंगे पैसे था, यानी कि डन बेसिस जिसको आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं। तो क्या सर ये जो इमिग्रेशन है ये डन बेसिस पे हो सकती है? यार देखो, इसमें इस तरह होता है ज़िशान, कोई डन बेस का ऐसा कोई किसी का कोई लिंक अंदर नहीं होता एम्बेसी में, सब झूठ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार कनाडा का मैं आपके साथ डन बेस पे इमिग्रेशन कर रहा हूँ, यार क्या मैं कैनेडियन जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो मेरे कहने पे चलता है? या अगर मेरा वीज़ा प्रोसेस दुबई में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, या कनाडा के किसी सिटी में हो रहा है, या यूके में प्रोसेस हुआ है, उन्होंने वहाँ से बैठ के वेरिफिकेशन की है, तो क्या मैं वहाँ पे जाकर उनको कहूँगा कि यार पैसे ले लो और मुझे दे दो? मतलब वो इस तरह तो गए गुजरे नहीं हैं वो लोग। वो सिर्फ ये होता है कि यार वेदर या आप रिस्क लो या मैं लूँगा, मतलब जो गवर्नमेंट फीस से होते हैं, असेसमेंट फ़ी है यार, वो उसका रिस्क मैं ले लेता हूँ। लेकिन वो देखो, बीइंग अ कंसल्टेंट हम बेवकूफ़ तो होते कोई नहीं। True. कि जिस बंदे का हमें नज़र ही नहीं आ रहा, एक बंदा वो कहता है जी मैं तो 8 पास हूँ, मेरी इमिग्रेशन करा दो, तो यार मैं उसका आइल्ट्स कहाँ से करवाऊँगा, मैं उसकी डिग्रियाँ कहाँ से लूँगा? तो यार वो नहीं होगा। जो केस विन विन होता है उसको हम डन। वो लोगों का सिर्फ ये होता है यार अच्छा मेरे तो यार $10,000 बच जाएंगे अगर नहीं लगा तो, लेकिन उसके अगेंस्ट में 5 टाइम्स या 10 टाइम्स पता नहीं कितने पैसे दे रहा है, तो उसके बाद उसको लगा रहा है, हालांकि उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी का आइल्ट्स है, जस्ट वी आर टेकिंग द रिस्क। ओके ओके। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन है जो हम तक पहुंचा है, वो ये है कि अगर आप वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वो आपको पीआर देते हैं या पासपोर्ट दे देते हैं, नेशनलिटी दे देते हैं, तो क्या फिर वो एक अथॉरिटी भी, एक सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी भी उनके पास होती है कि वो अगर एम्प्लॉय बुलाना चाहें तो 500 वीज़ाज़ उनके पास हैं या 1000 वीज़ा उनके पास हैं, कुछ ऐसा होता है? ये एक एज अ ले मैन क्वेश्चन है सर। देखिए ज़िशान, पहले तो यह कि अगर आप बिज़नेस इमिग्रेशन पे जा रहे हैं ना, तो उनकी स्टेट वाइज, क्योंकि बिजनेस इमिग्रेशन फेडरल इमिग्रेशन नहीं होती, आपको किसी न किसी सूबे में जाना होता है। अच्छा। तो उस सूबे की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या क्या, कनाडा में जैसे आप 1 लाख से लेके $5 लाख तक डिफरेंट $3.5 लाख भी डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आओगे और आपकी उसके अगेंस्ट इतनी वर्थ होनी चाहिए पाकिस्तान में। वो आप यहाँ से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी किसी से भी एवेल्यूशन रिपोर्ट लेके साथ लगाते हैं, अब अपना कैश शो करवाते हैं, फिर आप वहाँ पे जाके एक बिजनेस रन करते हैं। वो बिजनेस रन होने के बाद 2 साल के बाद वो आपका ऑडिट करते हैं। ठीक है। अगर आप वाकई आपने किया है, सब क्राइटेरिया को आपने मीट किया है, देन आपके बिजनेस इमिग्रेशन से आपकी जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कॉलर हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि उनका क्वेश्चन ले लें, फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो सर, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सुन सकता हूं आपको। सर कौन बात करें, क्या सवाल है आपका? सर मैं फारिस बात कर रहा हूँ और मैंने सऊदीया जाना है, तो इसके लिए मेरी क्वालिफिकेशन FA है, तो उसके लिए जाने के लिए मुझे
क्या चाहिए और कितनी प्राइस लगेगी? सर आपने सऊदीया जाना है यहाँ तक तो मुझे समझ में आया, इससे आगे आपने क्या सवाल किया है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रहा, जरा दोबारा रिपीट कर दें आप। सर मेरी एजुकेशन जो है FA है और मैंने वहाँ पर वर्क बेस पे तो मतलब कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर सवाल हमारे पास आया बिकॉज जो लोग हैं ज़ाहिर है वो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं जानते हैं या वो इतनी प्रोफेशनल टर्म्स नहीं जानते हैं, तो बड़ा सीधा सीधा उनका सवाल है। उनका जी सर मैं सऊदीया जाना चाहता हूँ वर्क बेसिस पे, लाइक वर्क परमिट पे जाना चाह रहा हूँ और मैट्रिक मैंने किया है, कितने पैसे लगेंगे? देखिए ये तो एक अब बात दोबारा वो जैसे मैंने आपको पहले स्किल्ड इमिग्रेशन का बोला है ना, तो ये अब FA है तो इनके पास स्किल तो है कोई नहीं, तो इनको नॉर्मली यूजली वहाँ पे लेबर जॉब ही मिलेगी। तो वो डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप कर देंगे, लाइक जैसे कोई पैकेजिंग का होगा या लोडिंग अनलोडिंग का होगा। तो अगर इनके पास कोई ड्राइविंग स्किल है तो वो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। वो तो डिपेंड करता है कि वो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी इनसे कितने पैसे मांगेगी, दैट इज क्योंकि हमारी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है ये, लेकिन वो डिपेंड करेगा इनसे लोगों ने मांगे कितने पैसे हैं, इनकी सैलरी क्या है। तो इतना जो आप पैसा लगा के जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं इसको, मैं इन सऊदी अरब जाना है 5 लाख रुपए में, या भाई तुम साल एक लगाओ और अपने अंदर कोई स्किल पैदा करो, चाहे वेल्डिंग की है, प्लम्बरिंग की है, चाहे वो कारपेंटर की है। तो अगर ये नॉन स्किल्ड पर्सन है तो यूजली इसको कितनी तनख्वाह होगी? 1200-1400 दिरहम। ये बेचारा 2 साल का वीज़ा लेके जाएगा, 1 साल में अपने पैसे उतारेगा, अगले साल वाले पैसे वापस लेके आएगा, फिर इसको नया वीज़ा चाहिए होगा। मतलब ओवरऑल ये 0-0 पे रहेगा। ये नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। बस वो ये होगा कि हमें महीने बाद सऊदी अरब से इतने दिरहम मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा, इवन अगर आप अच्छे ट्रक ड्राइवर भी बनते हो ना, तो आपकी 2,500-3 हज़ार दिरहम वहाँ पे सैलरीज हैं, आप कमीशन मिल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए, ले मैन की तरह मत जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप 5 साल बाद कहाँ खड़े हो, कोई कहीं पे भी नहीं है। और सर कीपिंग दैट इन माइंड, मतलब एक क्लियर पिक्चर दिखानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो एजेंट्स हैं वो बहुत एक हनकी डोरी और बड़ा एक ग्रीन वैलीज दिखाते हैं। आप अगर एज अ ले मैन जाएंगे विदाउट एनी स्किल तो कोई बहुत अच्छी आपको वहाँ पे जॉब इस सेंस में नहीं मिलेगी कि रिहाइश के प्रॉब्लम, फिर वो कहते हैं कि बड़ा सख्त काम लेते हैं लोगों से, ऐसा है ना? सर बिल्कुल ऐसा है। मैं बल्कि मेरे पास एक बच्चा था, तो उसने कहा कि सर मुझे कोई रिकमेंड कर दे। मैंने किसी की तरफ रिकमेंड कर दिया, पहले उन्होंने बताया, मैं एग्जांपल आपको 1800 दिरहम हमारी तनख्वाह होगी इस तरह समथिंग। वो बच्चा गया एक्चुअल में, तो कहते जी आपकी तो 1200 दिरहम है प्लस 200 ओवर टाइम का है। तो कहते ये तो आपने मुझसे ज्यादती की हो। कहते भैया ये है तो यही है बस, इसके अलावा आप तो क्या कुछ कर नहीं। सकते हैं किसी मुल्क में? यस, तो वो अब ऐसा कि होती हैं चीज़ें, झूठ बोलती, फिर वो एक ही कमरे में 9 लड़के रह रहे हैं, बेड पे बेड लगा हुआ है उनका, तो बड़ी टफ लाइफ होती है। अगर यही आपके पास इवन मैं आप वेल्डर है ना अच्छे लेवल के, वेल्डिंग का काम किया हुआ, कारपेंट्री का है, तो यार आप किस यू हैव अ स्किल इन योर हैंड्स, और आप मेहनती हो, तो भाई आप कहीं भी जाओगे तो आप भूखे नहीं मरोगे। बिल्कुल एंड यू ऐसे विल गेट अ गुड जॉब ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और लाइक मेरे कज़न है, ही इज़ इन सऊदीया, तो वो कहते हैं कि मोस्टली कंपनीज वहाँ पे मेडिकल कवर नहीं करती क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा है वहाँ पे। और वो कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि लोग बेचारे बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे अगर वो चले जाएँ तो जो महीने में कमाते हैं वो तो डॉक्टर ले लेगा उनसे। सर ये बिल्कुल सही बात है। तो ये मामला ज़रूर हमारी नौजवान नस्ल को देखने चाहिए। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव्स तो होते हैं। सो इज़ देयर एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन? नहीं, हाँ, लेकिन इसमें एक नेगेटिव ये चीज़ है कि आप जब भी केस अप्लाई करने जा रहे हो, किसी के भी थ्रू अप्लाई कर रहे हो, पहले आप अपने आपका सेल्फ एनालिसिस भी कर लो। अगर मेरे पास एक 48 साल बंदा आ जाता है, कहता है जी मेरी तो कैनेडा की इमिग्रेशन करा दें, तो भाई जॉब ऑफर के बगैर तो होगी नहीं, और जॉब ऑफर बहुत महंगी वहाँ से मिलती हैं। तो भाई आपकी नहीं एलिजिबिलिटी, ऑस्ट्रेलिया में आप आ जाते हो तो आपकी नहीं एलिजिबिलिटी, अनलेस समवन इज कॉलिंग यू ऑन अ स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर होने के लिए यू मस्ट हैव अ स्किल। स्पॉन्सर्स हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ से, रिक्रूटर्स होते हैं पैसा लेते हैं, वहाँ के रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं पैसा लेते हैं वहाँ से, केस को अंडर द टेबल सब चीज़ों को प्रोसेस करवाने के लिए। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि हम लोग बिना देखे कोई भी कह देगा कि आसा साहब कह रहे हैं तो आ जाओ जो वीज़ा लग जाएगा, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव ये है कि आपके पास स्किल्स हैं और आप इस काबिल हैं, तो यू शुड अप्लाई। मैं अब आपको इस प्रोग्राम की तरफ से बता देता हूँ,
अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ बच्चों ने DAE किया होता है, कहते हैं यार ये इसकी तो कोई ये DAE का क्या फ़ायदा, ये है वो है। अगर उस DAE के ऊपर किसी ने अब मेरे पास एक बच्चा था, वो एक हमारी बड़ी लीडिंग शू कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। अब उसने मतलब 18 ईयर्स की एज में उसने वो किया, DAE किया, 4-5 साल का उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस था। वी अप्लाइड इस केस, वो 23 ईयर्स की एज तक यार उसको तकरीबन PR ऑफर हो गई थी। अमेजिंग। तो अब वो देखिए ना कि ये वो जो डिप्लोमा और जो ट्रेड वर्कर्स हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। दैट्स व्हाई आई वाज सजेस्टिंग हिम कि कोई ना कोई अपने अंदर स्किल पैदा कर लो, कोई डिप्लोमा ले लो टैप्टा वगैरह से, कहीं से भी, चूँकि तुम्हारे इवन के ये शटर फिक्सर होते हैं, ये क्या लाइक जो शटर फिक्सर्स को हम कहेंगे इमिग्रेशन के अंदर, जो ये हमारे जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं कंक्रीट के, इसके अंदर स्टील फिक्सर जो सरिया वगैरह फिक्स करते हैं, अभी बड़ी इनकी अच्छी पेज होती हैं। नो डाउट टफ काम है, खतरे वाला काम, मतलब हाइट्स का काम होता है, लेकिन पैसा तो है ना। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। जी अच्छा सर, इसमें अगेन एक एज अ लेमैन एक क्वेश्चन है कि अमूमी तौर पर हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि यार कनाडा का वीज़ा लगवाना है या US का लगवाना है या किसी भी बड़े कंट्री का आपने वीज़ा लगवाना है, तो उससे पहले आप छोटे छोटे ट्रिप्स लगाएं किसी मुल्क के, कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप्स लगी होंगी, तो एक बड़ा अच्छा एक कह लें कि जेस्चर होता है, या एक बहुत अच्छे एक अप्रिसिएशन होती है जब वो एम्बेसी में आपका पासपोर्ट देखेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई आपने किसी मुल्क का सफ़र ना किया हो फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा नहीं आपके वो वीज़ा पे? नहीं बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ, मैं आई एम अ ट्रैवल एजेंट, और मैंने आपका कहा जी आपका अमेरिका का वीज़ा लगवाते हैं, लेकिन आप पहले आए ना मेरे पास ये 4 कंट्रीज़ घूम लें। अब आपका लगे ना लगे, आप तो गए ना टट्टे दुबई, को। सिंगापुर, अब मैंने मलेशिया। 4 कंट्रियों के वीज़े में आपसे लाख 1.5 लाख कमा लिया आपको 10 दिन में, अब अप्लाई करते हैं। मतलब अमेरिका इतना बेवकूफ़ है वहाँ का वीज़ा ऑफिसर, कि वो देख रहा है कि आप पिछले महीने इन 4 कंट्रियों में आए हो, अब आप बिज़नेस क्या आपके पास, पहले तो आप अपने फाइनेंशियल्स देख लेना, आपके पास बिजनेस क्या है, आपके पास आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, क्या ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? तो चलो फिर तुम आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, लास्ट मंथ में आपको कंपनी ने, या आप सेल्फ फाइनेंस पे दुबई गए हो, उसके बाद आप सिंगापुर से घूम कर आप अमेरिका जाना चाह रहे हो, और उससे पहले आपने कितनी दफ़ा ये ट्रिप की है, तो आप किसी भी कंट्री को बेवकूफ़ बनाने के लिए 4 कंट्रीज़ का वीज़ा और रहे कितने दिन है आप? मतलब 3-3 दिन अगर आप रह रहे हैं किसी मुल्क में, तो नहीं, आप जाहिर वो है। बिल्कुल ना। हाँ, आप ऑफनली जाते हैं, आप हर 3 महीने बाद जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, बताते हैं मेरा बिजनेस है, आप सिंगापुर जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो, यार मैं कुछ चीज़ इंपोर्ट करवा रहा हूँ उसकी, या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ बिल्स हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, या आप कुछ इन्वाइसेस साथ लगा सकते हो, तो फिर तो एक अच्छी चीज़ है। आप टैक्स में आपने देखा हुआ है कि मेरी इनकम 6 लाख से कम है, और मैं 4 कंट्री में घूम के फिर मुझे UK भी जाना है, तो आपका नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है सर। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ओके, लाइन जो है वो ड्रॉप होगी, दोबारा से वो आते हैं लाइन पे, तो हम डेफिनेटली उनको जो है वो पिक करते हैं। अच्छा सर, इमिग्रेशन के लिए भी हमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, जैसे IELTS हो गया या टॉफल्स हो गया, इस तरह? इमिग्रेशन के 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एज। सर कॉलर है, Sure. दोबारा यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बहुत बेहतरीन हैं। सर नाम बताइएगा, सवाल बताइएगा। जी नुमान बात करूं, इधर इस्लामाबाद से। बस आपका जी प्रोग्राम इमरान सुन रहा था, तो साहब। मैंने कहा थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले। बेसिकली मुझे ये बताइएगा कि कितना टेन्योर लगेगा, और स्कैम वाला मसला ना हो, और कि हमारे पैसे सिक्योर रहेंगे, और कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी किस अगर मुल्क हम की अप्लाई बात करें आप? करें कनाडा के लिए? ओके ठीक है डन। इमरान हैं इस्लामाबाद से, और वो कह रहे हैं कि मेरा आसिफ साहब से सवाल ये है कि कितने पैसे लग जाएंगे और स्कैम ना हो हमारे साथ, और कितना टाइम लग जाएगा अगर मैं कनाडा की इमिग्रेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं ना कि ही इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एज के इक्वलेंट हैं, लाइक इनका CLB 9, अब जैसे हम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में इनके पास 9 पॉइंट्स हैं, जो कि IELTS में 777 और PT या टॉफल में भी आपके इंडिविजुअली इतने अगर बैंड्स चारों मॉड्यूल्स में आते हैं, तो फिर तो आपका अगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इज अ सिंगल पर्सन, तो उसका एक्सपेंस है मेरे ख्याल में $1800 to $1900, और बाकी जो कंसल्टेंट चार्ज करता है उसकी फ़ी है। गवर्नमेंट की इतनी फ़ी होगी इमिग्रेशन के। बाकी आपका मेडिकल अगर होता है तो 30-35 हज़ार का वो होगा, 5-10 हज़ार के आपके ये हो जाएंगे। बायोमेट्रिक्स, सॉरी बायोमेट्रिक तो नहीं होगा, उसकी फ़ीस उसके अंदर इंक्लूड होती है PR के अंदर। तो ये आप मैक्सिमम $2000 कैनेडियन डॉलर्स का एक्सपेंस होगा। $2000। तो हाँ, ये अगर आप
सर्टेन लेवल पे अप्रूव्ड है। और ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट कितना बनता है? 4 लाख रुपया। बस? यस सर, इमिग्रेशन इज नॉट एक्सपेंसिव थिंग, बट इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। बाकी कंसल्टेंट कोई फ्री में करता है, कोई उनसे पैसे चार्ज करता है, वो उसकी अपनी फी। ठीक हो गया। कॉलर हमारे साथ हैं सर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक जी है। ठीक है सर। सवाल बताइए, नाम बताइए। सवाल ये है कि यूके का हवाले से बात करो तो इसका वीजे का क्या बंदोबस्त है और थोड़ा सा वजाहत करो इसकी। नहीं, वजाहत हम करते हैं। आपको किस तरह का वीज़ा चाहिए? वर्क परमिट चाहिए, इमिग्रेशन चाहिए, क्या चाहिए? वर्क के लिए, वर्क के लिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर हमारे साथ थे और लहजे से लग रहा था कि हमारे पठान भाई हैं, और वो कह रहे थे कि यूके के वीज़े की वजाहत करो, मैं वर्क बेसिस पे जाना चाहता हूँ। ओके, मैं वो इससे पहले जो जी जी प्लीज़ आप उसको वो मैं continue उनका रिप्लाई कर दूं प्रॉपर्ली। सर इट विल यूजुअली टेक, अगर आपकी एज अच्छी है और उनकी डिमांड लिस्ट जो उनकी जो ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में उसमें ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, इट विल टेक 9 to 12 मंथ्स या अब मैक्सिमम 15 मंथ्स कर लें, अगर उनकी डिमांड लिस्ट में है और आपके पॉइंट्स पूरे हैं उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। तो बस इतना ही आपका टाइम और पैसा लगता है। यानी कि प्रिसाइजली अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो पाकिस्तानी चलें 4 नहीं 4.5 लाख कर लें, और 1.5 साल हाँ, आपको इमिग्रेशन यस, कनाडा की इसमें यह कंसल्टेंट की फ़ी डिफरेंट होगी। वो कोई भी है, वो जितना भी चार्ज करता है, वो उनसे 50,000 करता है, 2,000 करता है, 10 लाख करता है, वो सेपरेट वो है। अपनी है। लेकिन किसी भी बंदे को एक मेरी तरफ से सजेशन होगी कि वो अपनी जितनी भी फीसें होती हैं अपने कार्ड से खुद भरें, ताकि उनको पता तो यार ये एक्चुअल में मेरी पेमेंट गई भी है और मैं स्टेज पे पहुंच भी गया हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई धोखा ना दिया जा रहा हो। जब यूके वाली अब इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है सर, वो दोबारा मैं पूछूंगा। यूके में स्किल्ड बेस्ड अब वर्क परमिट्स होते हैं, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी। तो आपके पास स्किल क्या है ना, आप मतलब आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड है, आप लेमैन, आपको कोई काम नहीं आता, बस यूके पहुँचना है आपका, आप कारपेंटर हैं, आप क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर कंपनीज, आप प्रॉपर रिक्रूटिंग कंपनीज के थ्रू आप जाएं। किसी भी बंदे को इंडिविजुअली बंदे को पैसा ना दें जब तक आपका जानने वाला ना हो कि यार ये बंदा भागेगा नहीं। अदरवाइज बहुत बड़ा स्कैम है। यूके के अंदर आप जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं, देन जितना पैसा लगा के गए फिर उतना पैसा उधर दोबारा देंगे, तो तब जाके आप वहाँ पर सर्वाइव कर ठीक है। पाएंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि 3 ममालिक हैं, न्यूजीलैंड। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना है और मैंने अभी अभी ओ लेवल्स किया। मेरा एक सवाल था। जी जी यमुना। मैंने पूछना था कि अभी मैंने ओ लेवल्स किए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो लोग ज़्यादा अच्छे स्टडीज़ वहाँ पर अच्छी हैं। ठीक है, कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम पूछ लेते हैं। आसिफ साहब, फाइनली अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन टू। यमुना हमारे साथ ही। यमुना कह रही मैंने अभी अभी ओ लेवल्स कंप्लीट किया है, तो अब सर क्या सजेस्ट करते हैं कि फर्दर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ से मुराद हम खुद भी यही एज्यूम भी कर लेते हैं कि उनका यही मुराद है कि वहाँ जाने के बाद फिर काम भी वहीं करें, पीआर भी अप्लाई करें, मतलब उस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से कौन सा मुल्क बेहतर है? ओ लेवल्स को अगर हम देखा जाए ना, इसमें ओ लेवल्स अगर मैं हमारे अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं उस बच्ची के लिए नहीं, ओवरऑल समझाने की कोशिश करूँगा। ओ लेवल्स जो है वो दैट इज़ इक्वलेंट टू मैट्रिक। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टडीज़ जितनी भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए देती हैं। तो आई विल सजेस्ट हर कि वो ए लेवल्स कंप्लीट करें और उसके बाद देखें। वो कनाडा देखती हैं, ऑस्ट्रेलिया देखती हैं, यूके देखते हैं, डिपेंड्स अपॉन हर मूड। लेकिन देखें उस कंट्री में नॉर्मली आप स्टडी करने जाएं जिसकी आगे पीआर अवेलेबल हो। ठीक है, और अब यूरोप में भी जाते हैं तो चलो यूरोप में 2 साल का वर्क परमिट है, फिर उसके बाद आपका कन्वर्ट करा सकते हैं पीआर। तो अगर या तो उनके पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड और उनको कोई फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो फिर वो यूके भी जा सकती हैं, वो कनाडा भी जा सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो आपको ए लेवल्स वगैरह क्लियर करवाते हैं। ठीक है, और वो उधर मूव कर सकती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना है अगर दुबई जाना हो हमने तो हमें कितनी क्वालिफिकेशन, मतलब अच्छी जॉब चाहिए दुबई में, तो हमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए हम अच्छा, कौन आप कौन से ऐसे सर, ऐसे आपका मतलब कोई काउंटर क्वेश्चन है जो मैं इनसे कर सकूं? कह रहे हैं कि मैं दुबई जाना चाहता हूं अच्छी जॉब के लिए। है क्या क्वालिफिकेशन? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन एफए है। एफए है जी। दुबई स्किल कोई काम आता स्किल है आपके पास? कोई काम, कोई हुनर आता है? मतलब प्रोग्रामिंग में सर, मेरा प्रोग्रामिंग में अच्छा स्कोप है और किसमें? बाकी आईटी का भी सारा काम ओके होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू, ठीक है।
प्रोग्रामिंग और आईटी में उनका हाथ है, लेकिन अगर एफए उनकी क्वालिफिकेशन है तो जितना भी मर्जी अच्छा हाथ हो तो नहीं आईटी मैं वैसे एक बात करूंगा कि पाकिस्तान में अगर किसी बच्चे ने नाउ डेज, मेरा पर्सनली वैसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग समवन, अगर आपने पाकिस्तान में आईटी की डिग्री करके फिर आईटी में काम लेना है करना है ना, तो उससे बेहतर है कि एफए के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ साथ स्टार्ट कर लें साथ साथ पर, क्योंकि जो वो डिग्री तो डिग्री है, आपको ज़रूरत है कल आपको अच्छी जॉब करने के लिए कि मूव करने के लिए, लेकिन साथ पार्ट टाइम प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ काम है मार्केट के अंदर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम आज हमसे 100 साल पहले पढ़ रहे हैं कि गाड़ी में कितने टायर होते हैं, ठीक है, तो अब वो वाली जो लैंग्वेजेस हैं और जो प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं बहुत डिफरेंस है। फिर उस बेचारे ने डिग्री करके फिर 10,000 की या 5,000 की इंटर्नशिप पे जाना है, तो बेहतर है अभी साथ साथ इंटर्नशिप करे। जब वो मार्केट में डिग्री क्लियर कर लेगा तो साथ ही में उसके पास हुनर भी होगा, वो किसी भी अच्छी पोजीशन पे बैठ जाएगा। इस बच्चे के लिए भी ये है कि अगर आपने एफए कर लिया है, आपका प्रोग्रामिंग पे अच्छा हाथ है, तो बच्चे डू अ सर्टिफिकेट लाइक जैसे हम सीसीएनपी या सीसीएनए होता है, नेटवर्किंग का एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट इनको देगी, बहुत सी इनको प्रोग्रामिंग के ऑनलाइन इनको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी उनके एग्जाम्स क्लियर करने के बाद। उस इवन के आपकी डिग्री से ज़्यादा वो सर्टिफिकेशन मैटर करेगा टू हंट अ जॉब इन दुबई, तो आपको अच्छी सैलरी पे वो ऑफर कर देंगे। ग्रेट। अच्छा सर, देयर वाज माय क्वेश्चन, फिर बीच में कॉलर्स आए कि आपने फरमाया कि 3 ममालिक हैं जो इस टाइम पे इमिग्रेशन ऑफर करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हमने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया, कनाडा का भी किया, न्यूजीलैंड मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे टर्म यूज़ करते हैं डार्क हॉर्सेस, कि मतलब अभी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है उस लिहाज से लोग जा नहीं रहे वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम की, अच्छी ज़िंदगी की, और अगर है तो वहाँ की इमिग्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? न्यूजीलैंड आपको मैं बताऊं कि शायद अगर आप रात 4 बजे भी जंगल में भी चले जाए तो कोई चीज़ काटेगी नहीं। अच्छा, सांप नहीं है, वाह जी, ऐसे कीड़े नहीं है जो आपको काटते हैं, या सेफ है। यस, आप कहीं पे भी रात को पैदल भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं वहाँ पे, कभी कभी जाते हैं वहाँ से, जब वो हनी लेके आते हैं ना, तो यार वो बहुत कमाल का हनी होता है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड में एक्चुअल में इनकी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ बड़ी डिफरेंट थी। पहले इन्होंने ये रखा हुआ था कि आप आएँ, आपको इमिग्रेशन हमने आपको दे दिया, मैंने आपको साल का वीज़ा दिया, इस साल में आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट आके जॉब ढूंढे और उसमें आप 9 महीने जॉब करेंगे तो फिर हम आपको 2 साल के लिए मजीद टेम्परेरी रेजिडेंसी देंगे, फिर 2 साल के बाद आपको पीआर में कन्वर्ट कर देंगे। अब उन्होंने नया एक दरमियान में कह सके लोचताल देता है कि सर जी यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम हियर, अदरवाइज आपका नहीं। अब वो जॉब ऑफर्स मिलती नहीं है। वही बात, अगर आपको अच्छी स्किल है आईटी शाईटी की ऐसी, तो जो किसी एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है तो वो आपको बुला लेगा। तो चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज इंडियंस ओवर देयर, तो वो फिर लोग जॉब ऑफर चाहिए भी होती है, नॉर्मली जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं वो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी अपनी कंट्री से मंगवा। पाकिस्तान में 1-2 ही हैं जिनके पास न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन का लाइसेंस है, तो लोगों का इतना रुझान भी नहीं, फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है एज़ कम्पेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। साथ साथ हैं तो लोग कहते हैं यार अगर करना ही है तो फिर वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड का आज से 2-3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक तो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। हम किसी भी बंदे को निकाल लेते थे, 40 ईयर्स 45 ईयर्स के तक भी निकल जाते थे लोग, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने चूँकि पॉलिसी चेंज की है तो टफ हो गया सर। ओके, अच्छा सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कोई अगर इमिग्रेशन अप्लाई करता है, उसकी हो भी जाती है, तो क्या वो उस बेसिस के ऊपर कि उसकी हो गई है, तो क्या वो मैरिड है तो अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को ले जा सकता है साथ? इमिग्रेशन को मैंने जैसे बोला ना आपको पहले, इनकी फैमिली इमिग्रेशन, ये इसमें एक जो प्राइमरी एप्लीकेंट होता है वो अपने साथ अपने बीवी, अपने बच्चे, ये उसके एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यूजुअली वी सजेस्ट कि आप अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जाएं, बाद में इनकी फीसें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और रिक्वायरमेंट भी बहुत टफ हो जाएंगी। ओके, ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर। जनाब कौन बात करें, क्या सवाल है आपका? ओके, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा सर, अगर कोई ये चाहता हो, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग चाहते हों लेकिन ये कह ना पाते हों, तो मैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी करके आपसे ये सवाल पुट करता हूँ कि अगर कोई अपनी स्पाउस को नहीं इंक्लूड करना चाहता है इमिग्रेशन में, तो क्या उसके पास ये राइट है, मतलब ऑप्शन है कि वो कर सकता है? मैं ज़िशान इस क्वेश्चन का ना, एक पहले वाला क्वेश्चन आपका रह गया था, क्या न्यूजीलैंड में बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है फॉर इमिग्रेशन? नहीं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बैलेंस नहीं शो करवाना होता अगर आप इमिग्रेशन पे जा। वाइल
कनाडा के लिए उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट होती है फॉर एवरी फैमिली मेम्बर। एक सिंगल है तो इतनी है, 2 है तो इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है। स्पाउस की बात अगर हम करते हैं ना, तो एक्चुअल में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया स्पाउस को लोग इस वजह से भी समटाइम्स ड्रॉप कर देते हैं कि उनके स्पाउस पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो या उनके पास कोई स्किल नहीं है या वो IELTS नहीं करना चाहते, तो उनके पॉइंट्स गिर जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर तो लोगों को सजेशन देते हैं कि स्पाउस को इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल आज जब अपने स्पाउस को ऑस्ट्रेलिया में लेके जाना चाहते हैं तो आप अराउंड पे कर रहे हैं $2400 to $2500 ना उसकी वीज़ा फ़ी है। लेकिन और वी आर चार्जिंग नथिंग, क्योंकि हम तो एक सिंगल एप्लीकेंट जो प्राइम एप्लीकेंट है उसी की फ़ी चार्ज कर रहे हैं। कल जब दोबारा आप हमारे पास आते हैं ना, मेरे स्पाउस का या डाल दो, तो उसकी $9000 समथिंग उसकी फ़ी है जो गवर्नमेंट फ़ी है, और उसके साथ जो हम दोबारा अपनी पूरी फ़ी चार्ज करेंगे और इट विल टेक 2 years फॉर यू। बिल्कुल ठीक है। लोगों का रिस्पांस बता रहा है कि कितना इंटरेस्ट है उनको इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर, मैं हुनैन इधर बात कर रहा हूँ G7 खड्डा मार्केट से सर। जी हुनैन साहब, खड्डा मार्केट से बताएं क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। सर मेरे पास एक्सपीरियंस से बल्गारिया से बना के वो जर्मनी में भेजते हैं। तो वी आर लोकेटेड इन ब्लू एरिया। आसिफ कंसल्टिंग माई फर्म का नाम है, गूगल कर सकते हैं। तो या कि मिल लें मुझसे, तो होपफुली जो कि अच्छी सजेशन हुई मैं इनको फिर बता दूंगा उसके अच्छा, मैं बिल्कुल सर की बात रिपीट भी कर देता हूँ। सर आप वाकई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि यकीनी तौर पर होंगे इसलिए आपने कॉल भी की, तो आसिफ कंसल्टिंग ब्लू एरिया में मौजूद है। आप गूगल करेंगे तो जैसे सर ने कहा कि आपको मिल भी जाएगा पता जो है। तो सर कह रहे हैं कि ऑप्शंस आ रहे हैं, बल्गारिया हो, जर्मनी हो, तो मेरा ख्याल से इससे बेहतर तो ममालिक कोई नहीं हो सकते। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए, हो सकता है यही आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग जो है वो मामला हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक्सपेंसिव होता है ये इमिग्रेशन का प्रोसेस? लाइक अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने कहा कि टफ़ है लेकिन उसका अप्रूवल रेट ज़्यादा है। कनाडा का आसान है लेकिन अप्रूवल रेट कम है। ड्यू टू ये एक्सपेंसिव होने की वजह से या क्राइटेरिया, इसकी वजह क्या है? मैं शान आपसे ना अभी रिसेंटली का एक लड़के का बताता हूँ। आज 30th अप्रैल है। स्टार्टेड हिज केस ऑन 12th Feb। ठीक है, वो मेरे पास उनका मैंने पोस्ट भी किया हुआ था अपने सोशल मीडिया पे, व्हेन आई गॉट हिज ITA। यार हार्डली 2 months के अंदर अंदर उसको इनविटेशन टू अप्लाई आ गया, आप आए अपना वीज़ा फाइल कर दें PR का। अब लोग कहेंगे यार ये कैसे, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें की हैं जो मैंने उससे कहा है। ठीक है। मैंने उससे कहा यार तुम यंग हो, यू आर अंडर द एज ऑफ 33, ही वाज लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड आप अपना बैंड बहुत अच्छा करो। उसने बैंड बहुत अच्छा किया। बैंड अच्छा हो जाने के बाद उसको फ़ौरन ITA आ गया, उसकी स्किल इन डिमांड थी वहाँ पे और वीज़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी बेहतर हैं जी। नाम बताइए, सवाल बताइए। इब्राहिम बात कर रहा हूँ मनसेरा से। जी इब्राहिम साहब। सर ये वीजे का पूछना था, स्टूडेंट का। हाँ, कहाँ जाना चाह रहे यूके। हैं, क्या आपका अगर क्वेश्चन? यूके सर, यूके। UK जाना चाहता है। आपकी एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है आपके एज पास? और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 22। और क्वालिफिकेशन क्या है? अभी FA किया हुआ, FSC। कितने % मार्क्स हैं? कितने % मार्क्स हैं? 70। 70। ओके, ठीक है, थैंक यू। इब्राहिम साहब थे जी मनसेरा से, कहते हैं यूके जाना चाहता हूँ, FSC की हुई और 70% मार्क्स के साथ की है। अब इब्राहिम साहब का सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप वो मिस कर गए हैं कि क्या विदाउट IELTS होगा कि नहीं होगा। विदाउट IELTS भी हो जाएगा, और इनका रिसेंटली ग्रेजुएट हो तो इनका UK में जिस लोकेशन पे कहेंगे, हमारे पास ऑलमोस्ट हर लोकेशन की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। बट आई विल सजेस्ट हिम कि इब्राहिम यार, अगर साथ साथ आप बेशक अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो आप सितंबर इनटेक का, लेकिन अगर साथ में कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर लोगे तो तुम्हारी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड आई होप आपको एडवांस भी कम देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, और माइट बी यू आर एबल टू गेट सम स्कॉलरशिप। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। तो डोंट रन फ्रॉम
आइल्स और पीटी समथिंग लाइक दैट कर लो। देखो आप जितनी ज़्यादा, मैं आपको बड़ी खुली डुली बात बता रहा हूँ अपनी ग्रीड को लग रख के, जितनी ज़्यादा फीस दोगे उतना ज़्यादा एक कंसल्टेंट को कमीशन आता है। तो इस आज तुम 2000 या 3000 पाउंड ज़्यादा भरोगे, 10 लाख ज़्यादा भरने को रेडी हो, लेकिन आपने चूँकि एफएससी में मार्क्स भी अच्छे कि आप आर्ट्स या पीटी नहीं करोगे तो उस पर आपको इतना ज़्यादा लॉस भी होगा और कुछ स्कॉलरशिप्स भी नहीं होगी, टफ़ भी होता है। फिर विदाउट आइल्स आपकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं और आपको जो है वो मेहनत बस काफ़ी करनी पड़ती है। चूँकि हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, हम तो चाहते हैं बंदा जाए फ़ौरन यूके का वीज़ा लगे, आज बस आया कल जाके वीज़ा लगे, परसों में यूनिवर्सिटी कमीशन दे देगी। लेकिन आपकी सजेशन के लिए मेरी पर्सनल सजेशन, हम नेक्स्ट जो शो है वो भी इसी के स्टूडेंट वीज़ा पे करेंगे, आर्ट्स और पीटी कर लो तो ब्रेन बच्चे आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, विदाउट आइल्स कहेंगे तो वो भी हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अमेजिंग, चलें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा आसिफ साहब, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब अगर एक बच्चा 70% मार्क्स ले रहा है तो इट मीन्स पढ़ने में तो अच्छा है, तो फिर वो पीटी या ये जो है आइल्स है इससे क्यों भागते हैं? मतलब क्यों एक फोबिया सा क्रिएट है? सर उसकी दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग देखते हैं यार ये मुझसे भी अच्छा था, इसकी इंग्लिश भी अच्छी थी और इसका बैंड नहीं आया। सेकेंडली आपकी चॉइस कहाँ पे गलत हो जाती है कि आप किसी टीचर से अगर पढ़ने जा रहे हो, यार सबसे पहले उससे आप क्वेश्चन करें आपका अपना बैंड क्या है, अगर है तो मुझे शो करवाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी केस किया ही नहीं है, आप कह दोगे मैंने कभी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का केस ही नहीं किया, तो मैं बातें तो बहुत कर लूँगा लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब लोग क्या होते हैं कि अच्छा टीचर कहेगा यार मुझे 30,000 दे दो, फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा मैं 10,000 में पढ़ा दूंगा, वो टेप रिकॉर्डर लगा के चला जाएगा, ठीक है। ब्लैक अब वो आपको अब सारा जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, आप आज भी आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो पेंसिल से कॉपी के ऊपर और आप पेपर दे रहे हो उसके ऊपर कंप्यूटर पे, तो हाउ विल यू गेट दिस मार्क्स? आपने तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन आपको आप जब उधर बैठे हो ना कंप्यूटर, टेक्निकली साउंड नहीं है आप। यस, टेक्निकली साउंड नहीं है। अब इट इज़ आइल्स और पीटी या कोई भी टेस्ट है, इट इज़ंट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश को, एक बंदे को इंग्लिश कोई नहीं सिखा रहा होता इस टाइम, वो आपको तरीकाकार बता रहा है कि हाउ टू मैनेज योर 40 मिनट्स ड्यूरिंग दिस टेस्ट। आपने घबराना नहीं है, आपने कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि हमारी आवाम को क्रिकेट बहुत पसंद है तो उसके एग्जांपल हम यूँ भी दे देते हैं कि आप प्रैक्टिस अगर टेप बॉल से करें और आगे हार्ड बॉल खेलना पड़ जाए तो फिर जाहिर है डिफरेंस तो आपको होगा। बिल्कुल ये वाली चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या 100% गारंटी होती है इमिग्रेशन वीज़ा की या उसमें भी इफ़ एंड बट्स होता है? सर देखिए, वी आर द कंसल्टेंट्स। हम लोग आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आइल्स के बेस पे एक आप कह लो कि एक मैप बनाते हैं कि यार हम इस तरह करेंगे, आपने ये करना है। इमिग्रेशन अगर किस जगह पे दो बड़ी अहम रीजंस हैं, या तो आपने उनसे कुछ झूठ बोला है और वो पकड़ा गया है, और उसी का अगला सेकंड पार्ट ये है कि जो कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो उनमें कोई फ्रॉड निकल फेक है, तो वहाँ पे जाके मसला बनता है। अदरवाइज कोई मसला नहीं, अदरवाइज कंफर्म है कि होता ही होता है ऑलमोस्ट। यार वंस यू गॉट एन आईटी तो यार वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आईटी आया ना, जो कुछ आपने लिखा है लिखने से पहले आप ये देख लें कि आप सही लिखा था कि नहीं। ठीक है, आपकी कभी भी हमारे ऊपर रिलाय मत करें। आपका डॉक्यूमेंट आप खुद बैठ के पढ़ें, आप देखें, आप बार बार हमसे पूछें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उसके ऐसा ना करें कि ये लिख दिया हमने तो बस ठीक ही होगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा एक रवैये की भी बात है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात करें कि कुछ लोग जब कंसल्टेंट्स को फ़ीस देते हैं तो फिर उनके माइंड में होता है बस फ़ीस जो भर दी है अब ये डॉक्यूमेंट्स भी यही अरेंज करे, एप्लीकेशन भी अगर कोई लिखनी है तो वो यही करे। तो थोड़ा सा फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारी तो खुद, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम तो आपका है ना, आपने खुद भी ज़रा चार्ज लेना है उसका। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ज़िशान, 100% हम करते हैं, हमें उसमें कोई नहीं होता। देखो वी आर ह्यूमंस, वी कैन मेक एरर्स। फॉर एग्जांपल आपका नाम ज़िशान है, मैंने ZI लिखना था, ZE लिखना था, ZEE लिखना था। आप उसको अगर क्रॉस चेक ही नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उसका ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, उस ग्रुप में मैं अपने टीम मेंबर्स ऐड करता हूँ खुद, तो मैं कहता हूँ डोंट टेक्स्ट अस प्राइवेटली। मुझसे कोई काम है, कोई और काम है, आप 10 दफ़ा मुझे कॉलें करो मुझे प्राइवेट, लेकिन जो आपका केस से रिलेटेड है वो हर चीज़ ग्रुप के अंदर आप दो। जो कुछ आप दोगे उसके अगेंस्ट हम तमाम चीज़ें लिखेंगे और उसी के अगेंस्ट जो है आपने इसको रीवेरीफाई करना है।
मुझसे गलती हो सकती है, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मुझसे गलती नहीं होगी, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट आप उसको पढ़ें तो सही। ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जो है इमिग्रेट होना चाहता है, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहता है, और उसके बहन भाई ऑलरेडी वहाँ पर हैं उस मुल्क में, तो क्या ये चीज़ उसको फ़ायदा देती है या नहीं? यस एग्जैक्टली, कनाडा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। कनाडा की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं लाइक जिनके अंदर आपका मैनीटोबा है, उनकी AIP स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं जो कि थोड़ी सी दूर दराज है, जिनकी आबादी बिल्कुल कम है। अल्बर्टा है, टोरंटो, मतलब ओंटारियो में इतना ज़्यादा नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया में। बाकी तमाम, इवन के सस्कैचुअन में आपके कज़न्स वगैरह भी हैं, अंकल भी हैं, आंट है कोई आपकी, तो भी उसके ब्याह पे भी आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। इन ऑस्ट्रेलिया उसका ये है कि वो रीजनल एरिया में, अगर उसी ख़ास रीजनल एरिया में वो बैठे हैं और जिसके अंदर आपने अप्लाई किया और आपको ऑक्यूपेशन उस रीजनल एरिया के अंदर अवेलेबल है, तो फिर वो फैमिली स्पॉन्सर पे आ जाता है, वो उसमें फ़ायदेमंद है बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के अंदर भी होता है, लेकिन इतना ख़ास नहीं होता जितना दो कंट्रीज़ का। ठीक है अच्छा सर, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, बिफोर दैट कि मैं आपसे फाइनल मैसेज लूँ, मैं थोड़ा सा, हम जो है वो ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन है कि जो लोग, अभी आपने जैसे कहा कि न्यूजीलैंड जो है एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ अगर आपको फोबिया है इन चीज़ों का, तो वहाँ ज़रूर जाएं। तो इसका दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि अगर आपको फोबिया है तो ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि ये इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हैं, वाइपर्स और सांप बहुत ज़्यादा है। इवन के मेरे भाई लोग कभी कभी वो वीकेंड्स पे जाते हैं शिकार वगैरह करने, तो बता देते हैं कि भाई 2 दिन हमारे पास सिग्नल्स ही नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास 3-3 हज़ार किलोमीटर लंबी रोड्स हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इमरजेंसी कुछ भी नहीं है, सिग्नल्स भी नहीं होते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप समझें कि पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है और उसकी तमाम जितनी आबादी है वो साहिली इलाके में कहते हैं स्पाइडर्स बहुत, मतलब लेकिन प्रॉपर वो उनके अंदरून एरियाज में है, जो शहर हैं जो लाइक उसमें तो ये नॉर्दर्न टेरिटरी में एक डार्विन जहाँ पे सिटी है, वहाँ पे थोड़ा सा सांप ज़्यादा है, या पर्थ में, बाकी अदरवाइज तो कोई इतने ज़्यादा। इवन के मेरी सिस्टर गई हुई थी आई थिंक 2 years अगो, तो वो भाई लोगों के साथ दौरान घूम रही थी, तो उनकी गाड़ी में आके वो कैंगरू के पता नहीं क्या के टकरा गया, आई गेस कोई हिरन की कोई था, वो उसकी फैमिली से थी, वो आगे उनकी गाड़ी में चलती, लेकिन वहाँ पे लोग उनको तंग नहीं करते ना, तो वो बड़ा फ्रैंकली वाइल्ड लाइफ सिक्योर है। इवन कि आपके घर में सांप आ गया तो आप खुद नहीं मार सकते, डसे सोटा चुके हुए थे सीधी देंगी, यू कांट डू दिस सर, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको आएंगे वाइल्ड लाइफ सिक्योर करते हैं। इवन के अगर आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, वो मर गया है बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी, और रिपोर्ट हो गया, आपको $5,000 जुर्माना प्लस सज़ा भी हो सकती है, दोबारा पेट नहीं रख सकते। यस एग्जैक्टली, ऐसा ही। अच्छा सर, इट इज़ इंडीड ऑलवेज अ प्लेयर टू हैव यू इन द स्टूडियोज़। एक सिलसिला है, उसकी आज दूसरी कड़ी थी। मैं एक बार फिर लिसनर्स को भी बताऊं और व्यूवर्स को भी बताऊं कि हम जो है हर बुध को 4 से 5 बजे के दरमियान यहाँ पर मौजूद होते हैं। 4 से 5 तक ये सिलसिला है। आसिफ कंसल्टिंग कंपनी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ साहब हमारे साथ होते हैं। तमाम तर सवालात के जवाबात जो है हम इनसे लेते हैं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, स्किल्ड वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, तो क्या प्रोसेस है उसका। यकीनी तौर पर आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, और सर ने बता भी दिया है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो नौजवानों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जो है वो स्टडी वीज़ा के ऊपर सर गालिबन बात करने जा रहे हैं। ऐसे ही जी बिल्कुल शाना सर, क्या फ़ाइनल मैसेज, आपका फ़ाइनल मैसेज, देन फिर हम खुदा हाफिज़ करते हैं। मैं फाइनल मैसेज ये होगा, देखिए हम लोग वी आर ओनली मैनेजर्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बार बार ये कहूँगा, हम सिर्फ मैनेज करते हैं आपको केस को। डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हैं, कोई भी चीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करें, मुझ पे भी मत करें, देखें चीज़ें, उनको सर्च करें, क्या वाकई आया ऐसी हैं, क्या ये चीज़ इन डिमांड है, क्या मैं इसके अकॉर्डिंगली पूरा उतर रहा हूँ, तो फिर तो आप करें, अदरवाइज आप उसी जगह पे उसको शटअप कॉल दे के उसको किसी बंद कर दें, क्योंकि इसके साथ आपका टाइम और पैसा और आपकी जो उम्मीद होती है वो भी टूट जाती है। तो झूठा तब तक किया है जब तक लालची है, तो आपने लालच नहीं करना, हार्ड वर्क कर लें। एक ही जगह पे 2 बंदे बैठ के कह रहे हैं आप हार्ड वर्क करें, कहते नहीं छोड़ दो हो जाएगा, तो हार्ड वर्क वाला आपको क्यों मजबूर कर रहा है कि आप हार्ड वर्क करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे सर ने गुफ्तगू भी की और बिल्कुल सही कहा कि जब तक लालची ज़िंदा है, फ्रॉड जो है वो भूखा नहीं मर सकता। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले बुध 4 बजे आपसे मुलाकात होगी, सेम प्रोग्राम में, सेम चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िशान नासिर सिंह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।